उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। इन 8 वर्षों में अगर आप देखें तो 2019 और 2021 दो बार यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन हुआ और सीटेट के कई बार पेपर का आयोजन हो चुका है। अब इस 8 वर्षों के दौरान बहुत सारे डीएलएड और बीएड कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई हो चुके हैं। अब चूंकि फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या उन्हें यूपी टेट का ये पेपर देना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन है कि जब वो पहले यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हुए थे उस समय उनका बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ था, उस समय उनकी एक आध सब्जेक्ट में बैक लग गई थी, तो क्या वो मान्य होगा, क्या उनको दोबारा दे देना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी शंका है कि इन फ्यूचर जा करके जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पॉइंट लिखा गया है, राज्यों को ये सलाह देते हुए और केंद्र को ये सलाह देते हुए कि टेट के मार्क्स को भी वेटेज दिया जाए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में, तो क्या इन फ्यूचर जाकर के टेट के भी मार्क्स जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में एमपी स्टेट के द्वारा टेट के मार्क्स के बेस पर शिक्षक भर्ती कंडक्ट करने के संबंध में फैसला लिया गया है, तो क्या इन फ्यूचर यूपी में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं। इन सब को देखते हुए अगर आप पहले से टेट क्वालिफाई हैं और अब टेट में सम्मिलित होने को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बहुत ही फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो होने वाला, अंत तक जोड़ जोड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप टेट की वैलिडिटी को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं और दोबारा परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसके लिए आप किसी भी वर्ष में या फिर किसी भी सेमेस्टर में रहते हुए टेट में सम्मिलित हुए तो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से आपका वो टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखता है या फिर लिख दिया है उसका कोई भी मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी मात्र है। उत्तर प्रदेश या फिर केंद्र या फिर किसी भी राज्य में जो शिक्षक भर्ती आती है वो एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से होती है, क्योंकि आरटी एक्ट के अंतर्गत ही ये सारी भर्तियां होती है। आरटी एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 में एनसीटी को ऑथराइज्ड किया गया है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करने के लिए, और ये बाइंडिंग नेचर का इनका नोटिफिकेशन होता है। यानी कि एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन निकाला, कोई भी राज्य सरकार या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी उसको डिनाई नहीं कर सकती है। इनके नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि अंतिम वर्ष में रहते हुए ही आप यूपी टेट में आवेदन कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से एनसीटी ने क्लियर कर दिया है कि टेट में सम्मिलित होने के लिए एकमात्र शर्त होगी कि आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि बीएड या फिर डीएलएड में प्रवेश लिए होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अगर जब टेट क्वालिफाई किया था उससे पहले बीएड या फिर डीएलएड में प्रवेश ले लिया है तो आपका वो वाला टेट पूरी तरीके से वैलिड है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि जब मैंने टेट दिया तो मेरा बैक पेपर लग गया था, सेमेस्टर बैक लग गया था, ईयर बैक लग गया था, तो क्या मेरा टेट वैलिड होगा या फिर मुझे दोबारा दे देना चाहिए। अगर वैलिडिटी को लेकर के आप कंफ्यूजन है तो अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके किसी भी सेमेस्टर में ईयर में बैक लगा है उससे आपके टेट की वैलिडिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एकमात्र शर्त जब ये केवल है कि आपको डीएलएड या फिर बीएड में प्रवेश लेना चाहिए, तो किस सेमेस्टर में, किस सब्जेक्ट में, किस ईयर में बैक लगा है उसे कोई मतलब ही नहीं है। केवल आपने प्रवेश लिया, आप एलिजिबल हो गए टेट में सम्मिलित होने के लिए। आप इस टेट को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कब? जब आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, यानी बैक पेपर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये टेट पूरी तरीके से वैलिड होगा लाइफ टाइम के लिए। उम्मीद करता हूं अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप टेट की वैलिडिटी को लेकर के संशय में हैं और उस संशय के आधार पर टेट में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप संशय दूर कर लीजिए। दोबारा आपको टेट देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से एकमात्र शर्त टेट में सम्मिलित होने के लिए वो टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेना मात्र है। ठीक है, अब मैं समझता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या मैं सीटेट यूपी टेट क्वालिफाई भी हूं, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मुझे क्या दोबारा देना चाहिए। देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश में नियमावली है, अध्यापक सेवा नियमावली 1981, जिसके अंतर्गत शिक्षक भर्ती कंडक्ट होती है, उसमें एकेडमिक्स के 40% मार्क्स को वेटेज है और एटीआरई यानी असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसे आप नॉर्मली आम भाषा में सुपर टेट के नाम से जानते हैं, उसके 60% अंकों का वेटेज होता है। अब जो एकेडमिक के 40% मार्क्स जुड़ते हैं उसमें टेट के मार्क्स को वेटेज नहीं है। आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड के मार्क्स को जोड़ करके 10-10% मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट बनाई जाती है। लेकिन जो
शिक्षा नीति 2020 जारी किया गया था, उसमें राज्यों को और केंद्र सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि आप टेट के मार्क्स को भी वेटेज दीजिए। तो इन फ्यूचर अगर अध्यापक सेवा नियमावली में ये बदलाव कर दिया जाता है कि अब हम टेट के मार्क्स को भी वेटेज देंगे, मान लेते हैं 10% इसका भी जुड़ने लगे, और एकेडमिक्स जो अभी 40% जुड़ रहा है उसको बढ़ा करके 10% और बढ़ा करके 50% कर दिया जाए, और एटीआरई को घटा करके 50% कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि जब आपके टेट के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तभी जाकर के वहाँ पर वेटेज ज़्यादा जुड़ेगा। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो टेट के मार्क्स के बेस पर ही शिक्षक भर्ती कंडक्ट करने जा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है? अगर आपने विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका, यानी पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनका स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में पहले जो पुलिस विभाग में भर्तियां होती थी वो केवल दौड़ने मात्र से और मेरिट बना करके हो जाती थी, मतलब आपके एकेडमिक्स के आधार पर मेरिट बनती थी, और अगर आप दौड़ करके यानी कि अपना फिजिकल वगैरह अगर निकाल लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने इसमें परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया। अब कुछ समय पहले उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि हमारी सरकार अगर दोबारा आती है तो हम पुनः इसको ख़त्म कर देंगे और केवल मेरिट बेस पर ही, केवल दौड़ने से, फिजिकल से ही आपका सिलेक्शन लेने लगेंगे। मतलब कि ये जो लिखित परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई है उसको समाप्त करने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर सरकार बदलती है तो। इन फ्यूचर मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, तो पहले जो भर्तियां होती थी अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो कई बार टेट के बेस पर भी हो चुकी हैं। तो इन फ्यूचर इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि अगर सरकार बदलती है, क्योंकि सरकार जो भी पावर में आएगी उसके पास पूरा अधिकार रहेगा कि वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखना चाहती है। हाँ, आपके मन में ये सवाल आएगा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है तो क्या केंद्र और राज्य में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो केंद्र का नियम माना जाएगा? देखिए, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए वो राज्य सरकार का पावर है, उसमें सेंटर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, सेंटर के नियमों के विरुद्ध जाकर के नहीं किया जा सकता। अब सेंटर का नियम क्या है? एनसीटी क्या नियमावली बनाई है उसके अनुसार ही एलिजिबिलिटी तय होगी। एनसीटी ये नहीं तय करता कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी। एनसीटी सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करता है। तो उस मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत अगर चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार बदलना चाहे तो उसको पूरा पावर है और वो चयन की प्रक्रिया बदल भी सकती है। तो इन फ्यूचर एमपी की तरह अगर उत्तर प्रदेश में भी टेट के मार्क्स के ही आधार पर अगर भर्ती होने लगे तो आपको बेनिफिट कब होगा? जब आपके टेट के मार्क्स ज़्यादा होंगे। उस कंडीशन में अगर आपको ये स्ट्रांग बिलीव है कि इन फ्यूचर शिक्षा नीति के आधार पर टेट के मार्क्स के वेटेज तय किए जा सकते हैं, यानी कि इसके मार्क्स जोड़े जा सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर टेट के आधार पर भर्तियां होने की संभावना हो सकती है, तो अगर आपके टेट के मार्क्स अगर आपको लगते हैं कि कम हैं सीटेट या फिर यूपी टेट में, तो उसके मार्क्स को बढ़ाने के लिए आप टेट में सम्मिलित हो सकते हैं। ये एक फ्यूचर की संभावना है जो आज कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। क्या आप बता सकते हैं कि अगली सरकार किसकी आएगी? क्या वो कर ही देंगे टेट के मार्क्स को बढ़ाने के लिए, या फिर टेट के मार्क्स पर ही भर्ती कर देंगे? आज कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। लेकिन अगर आपको स्ट्रांग बिलीव है इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है, तो आप अपने टेट के मार्क्स को बढ़ाने के लिए अगर आपको लगता है तो टेट में सम्मिलित हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा एक और बहुत मजबूत पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपका जो संशय है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके सीटेट क्वालिफाई हैं, सीटेट वो कई बार क्वालिफाई हैं लेकिन एक बार भी उन्होंने राज्य स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दिया हुआ है। अगर आपको याद हो, झारखंड से होते हुए एक मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां पर झारखंड राज्य में सीटेट ना अलाउ करने के लिए प्रेयर थी। वहां पर जब डिस्कशन हुआ तो एक बहुत नई और रेयर चीज निकल करके सामने आई कि आरटी एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है कि टेट किसका मान्य होगा, किसका नहीं मान्य होगा। अब यहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आपको समझना होगा। जैसे कि जब राज्य में कोई शिक्षक भर्ती होती है, जो स्टेट लेवल की भर्ती होती है, जैसे जो सरकारी विद्यालय होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो आप सुनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में जो सरकारी विद्यालय होते हैं वो राज्य के अधीन माना जाता है। वहीं पर कुछ विद्यालय जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, वो केंद्र के अधीन माना जाता है। तो जो विद्यालय किसी राज्य के अधीन रन कर रही है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मानी जाती है, और कोई विद्यालय जो केंद्र सरकार के अधीन रन कर रही है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है वो केंद्र सरकार मानी जाती है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि हम अपने राज्य में सीटेट को अलाउ नहीं करेंगे, जब उनके एडवोकेट्स ने ये मुद्दे पर डिबेट किया कि आखिर आप किस बेस पर अलाउ नहीं करना चाहते हैं, तो ये मुद्दा निकल करके आया कि राज्य
के अधीन ये विद्यालय चल रहे हैं जिसमें ये भर्ती होने जा रही है, तो वहां पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का ही टेट यहां पर मान्य होगा। ये बकायदा जब आप आरटी एक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। अब यहां पर तर्क ये होता है कि सीटेट जो होता है वो सेंटर लेवल का है, जहां पर राज्य की पृष्ठभूमि, राज्य के परिक्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं और जिस तरीके की क्वालिटी हम टीचर को में ढूंढ रहे हैं वो सीटेट से हम नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सीटेट में नो डाउट आप 22 लैंग्वेजेस को अलाउ तो किए हुए हैं। मान लेते हैं कि कोई एक कैंडिडेट जो कि साउथ का है वो लोकल लैंग्वेज में कोई साउथ का लैंग्वेज ले लिया और इंग्लिश से वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मान लेते हैं उसका चयन बिहार में होना है और बिहार में जो लोकल लैंग्वेज है, ऐसे जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, लेकिन वहाँ पर भोजपुरी में भी जो गांव देहात के बच्चे आते हैं उनको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो कोई साउथ का बंदा वहाँ पर जाकर के उस लैंग्वेज में कंफर्ट नहीं हो सकता। इस वजह से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है आरटी एक्ट में, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और ये बातें निकल करके आई कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का टेट यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। अब इन फ्यूचर उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है इसको लेकर के आज कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यूपी टेट और सी टेट एक दूसरे के इक्वेलेंट है, यानी अगर आप दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाई है तो इसके बेस पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। इन फ्यूचर अगर इस मुद्दे को लेकर के कोई कोर्ट में चला जाता है कि सी टेट को अलाउ ना किया जाए, केवल यूपी टेट को अलाउ किया जाए, तो क्या ऐसा स्थिति उत्तर प्रदेश में भी उत्पन्न हो सकती है? नो डाउट हो सकती है। बहुत सारे ऐसे आज भी राज्य हैं जहां पर केवल सीटेट अलाउड है, माफ कीजिएगा, केवल राज्य स्तर की टेट अलाउड है, सीटेट वो अलाउ नहीं करते हैं अपने राज्य में। तो आप उनको बाध्य भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं बाध्य कर सकते? क्योंकि उनका अपना स्टैंड है और आरटी एक्ट में इन सभी चीज़ों को डिफाइन भी किया गया और ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन सभी चीज़ों पर चर्चा विमर्श हो चुका है। तो अगर आपके पास केवल सीटेट है जो कि आज उत्तर प्रदेश में वैलिड है, इन फ्यूचर जाकर के अगर मामला कोर्ट में जाता है और इस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी निकल करके आती हैं और उस समय मान लेते हैं शिक्षक भर्ती आ गई और आपके पास यूपी टेट नहीं हुआ, तो आप फंस जाएंगे। या फिर आज आपके पास सीटेट है, आज उत्तर प्रदेश में वैलिड भी है, आप शिक्षक भी बन गए, मान लेते हैं कि इन फ्यूचर जाकर के टेट को ही केवल अलाउ किया गया और उस समय आपको प्रेशराइज किया गया, जैसे आज इन सर्विस टीचर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि 2 साल के अंदर आपको टेट क्वालिफाई करना है। उस समय मान लेते हैं आपकी एज 50 साल 55 साल हो गई, उस समय क्या आप टेट के लिए कंफर्ट हो पाएंगे? यूपी टेट के लिए नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से अगर आप केवल सीटेट क्वालिफाई हैं, यूपी टेट एक बार भी आपने नहीं दिया है, तो एटलीस्ट आप केवल क्वालिफाई करके रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपके लिए कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। अब मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए जिसके लिए आप बिल्कुल श्योर हो चुके होंगे कि आपको यूपी टेट देना है या नहीं देना है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट में हमने डिस्कस किया कि यूपी टेट क्यों जरूरी है, क्योंकि ये मामले ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर के, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की बात करें तो राज्य सरकार ही मानी जाएगी और उसका टेट ही यहां पर इन फ्यूचर जाकर के अगर ऐसा कुछ होता है जैसे झारखंड में हुआ तो चीज़ें वहाँ पर डिफाइन की जा सकती है। तो पहला तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि क्यों यूपी टेट आपको देना चाहिए अगर आपने पहले नहीं दिया है, केवल सी टेट आप क्वालिफाई है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेट के मार्क्स को वेटेज देने की बात की गई है। हाल ही में एमपी स्टेट ने अपने राज्य के टेट के आधार पर भर्ती करने की बात की है। इन फ्यूचर अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई तो आपके अगर टेट में मार्क्स ज़्यादा रहेंगे तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके मार्क्स कम हैं, पहले से आप यूपी टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई हैं लेकिन मार्क्स कम है, तो आपको मार्क्स बढ़ाने पर विचार करना चाहिए और उस हिसाब से आपको पुनः एक बार सोचना चाहिए। तीसरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ऐसे कैंडिडेट को लेकर के कि मेरा टेट वैलिड है या नहीं, वो निश्चिंत रहिए, आपका वो टेट पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।